हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का पार्ट 3 है ये वीडियो। और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके होंगे। और इस पार्ट 3 में इस चैप्टर के और भी कुछ टॉपिक हैं वो अपन कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट के लास्ट टॉपिक में हमने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर के क्वेश्चंस बनाए थे। तो एन्युटी के ही कुछ और क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में और कवर करता हूँ। उसके अलावा कुछ और टॉपिक है जो एन्युटी से रिलेटेड है, वो भी इस वीडियो में अपन कवर करते हैं। तो आपने बेटा एन्युटी में देखा था कि अगर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो एक बड़ा अमाउंट जो हमें आज से कुछ साल बाद चाहिए, उसकी तैयारी अगर हम आज से ही करना चाहें तो आज हम अपने इनकम का थोड़ा थोड़ा पैसा अलग से जमा करते जाएं। सपोज़ आज से 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 10 लाख रुपए हमें खुद को जमा करने की ज़रूरत नहीं। हम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जितना भी हम जमा अपनी मेहनत से करेंगे, और बचा हुआ 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख जितनी भी और पैसे की ज़रूरत है हमें, टोटल जो हमें 10 लाख की ज़रूरत है, तो हम 6 लाख मान लो जमा करते हैं, तो बचा हुआ 4 लाख हमें एज एन इंटरेस्ट बैंक से मिल जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेटा एक और टॉपिक है हमारे सिलेबस का, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये तुरंत कनेक्टेड है फ्यूचर वैल्यू से। नाम बस बदल गया है, नाम है सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन ख़रीदा, सपोज़ वो मशीन 50,000 रुपये का आता है। आज आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके वो मशीन ख़रीद लिया। अब उस मशीन से आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बेच करके आप पैसा कमा रहे हैं। तो जो पैसा आप कमाएंगे ना बेटा, वो पूरी इनकम नहीं होती है। पहली बात तो ये कि आप मशीन का जो मेंटेनेंस है प्लस आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है मशीन के पीछे, वो पैसा आप चाहेंगे कि उससे मैं निकाल लूँ वो पैसा। एज वेल एज़ आप अगर उस मशीन को चलाने के लिए कोई स्टाफ रखें तो उसकी सैलरी भी दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दोगे, रॉ मटेरियल का खर्चा दोगे। यानी आप उस मशीन से जो भी प्रोडक्ट बना करके सेल कर रहे हैं, और उसको सपोज़ एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो पूरा 100 रुपया आपके पॉकेट में आया, वो प्रॉफिट नहीं है। सपोज़ 100 रुपये में से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मान लेते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपका 50 रुपये आप अलग कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ सर, अब तो बचा हुआ 50 रुपये मेरा प्रॉफिट है। हाँ बेटा, बिल्कुल वो बचा हुआ 50 रुपये आपका प्रॉफिट है। आपने सारा इन्वेस्टमेंट अगर एकदम ध्यान से अच्छे से समझ के अलग कर लिया है, रॉ मटेरियल से लेकर के, लेबर पेमेंट से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, मशीन का मेंटेनेंस से लेकर के, मशीन का जो इन्वेस्टमेंट था उसके लिए हो सकता है आप कुछ EMI बता रहे होंगे, वो सब कुछ मिला करके आपने 50 रुपये अलग कर लिया। अब 50 रुपया बचा हुआ आपका प्रॉफिट है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन बुद्धिमानी ये है बेटा कि मशीन तो आपको बोलेगा साहब मैं 10 साल चलूँगा साहब, 10 साल बाद मेरे को कबाड़ में बेचना पड़ेगा साहब, 10 साल बाद तो मैं ख़राब हो जाऊँगा साहब, तो 10 साल बाद कैसे करोगे आप? तो आप बोलेंगे भाई नया मशीन खरीदेंगे। तो भाई नया मशीन का पैसा कहाँ से आएगा साहब? अरे ये बात तो सही है। और उस समय तो हो सकता है जो आज 50,000 की जो मशीन मिल रही है वो 70,000 की मिले। अरे भाई, तो उस समय 10 साल बाद मुझे एकदम से अचानक से एक दिन 70,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, और अचानक से एक ही दिन 70,000 की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई मैं कहाँ से 70,000 रुपये मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो एक काम करते हैं, ये जो 50 रुपये हमने नेट प्रॉफिट काउंट किया था ना, उसी में का कुछ पैसा हर महीना या हर साल मैं बैंक में जमा करते जाऊँगा। अब देखो मैंने क्या बोला, हर महीने या हर साल एन्युटी है, और फिक्स अमाउंट हर महीने 5,000 जमा करते जाऊँगा, हर महीने 3,000 जमा करते जाऊँगा, हर महीने 2,000 जमा करते जाऊँगा, हर महीना 1,000 जमा करूँगा, हर महीना 50 रुपये जमा करूँगा, कुछ तो करूँगा जमा, जिससे कि 10 साल बाद मैंने जितना पैसा जमा किया वो प्लस जितना बैंक ने इंटरेस्ट दिया वो मिला के 70,000 रुपये हो जाए, और 70,000 रुपये मैं बस उस दिन निकालूँ और मैं फट से वो 70,000 रुपये जाके नया मशीन खरीद लूँ। तो ये जो पैसा बेटा हमको कुछ सालों बाद चाहिए, जो ये पुराने मशीन का डिप्रिसिएशन से हमारा पैसा का नुकसान होते जा रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए हम जो थोड़ा थोड़ा पैसा हर बार जमा करते हैं, हर महीना या हर साल, उसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। बस। तो सर स्टोरी बड़ी अच्छी लगी, बट है क्या? ये फ्यूचर वैल्यू है। जस्ट पिछले वीडियो में आखिरी क्वेश्चन हम लोग बना के गए थे ना, वही है। तो बेटा अब मैं एक क्वेश्चन अगर समझा दूँ आपको तो और अच्छा लगेगा कि हाँ सर ये समझ में आ गया, आपको लगेगा।
देखो क्वेश्चन है, अ कंपनी इस्टेब्लिशेस अ सिंकिंग फंड, देखो वर्ड आया बकायदा सिंकिंग फंड। अ कंपनी इस्टेब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹2 lakh debt maturity in 20 years. Contribution to the fund are to be made at the end of every year. मतलब टोटल 20 साल बाद ना उसको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 20 साल बाद उस कंपनी को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, होगा किसी को देना वेना होगा या मशीन खरीदना होगा नया, जो भी मैंने स्टोरी बताया। तो कंपनी क्या बोल रही है कि भैया मैं हर साल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में कुछ पैसा बैंक में जमा करते जाऊँगा, 20 साल तक मैं पैसे जमा करूँगा जरूर, 20 साल बाद मेरे को ना 2 लाख रुपए मिलेगा। कॉमन सेंस है ना कि वो बंदा, वो कंपनी 2 लाख खुद से जमा नहीं करेगा, 2 लाख से कम ही जमा करेगा। 20 साल बाद जब बैंक उसको बोलेगा 2 लाख रुपए ले, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट भी दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट इज, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट, इस डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, मतलब बैंक 10% इंटरेस्ट देने को तैयार है। अब देखिए, जो सिंकिंग फंड में बोला है तो फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन्यूटी रेगुलर, यहाँ हो जाएगा 1 + i⁻n -1/i, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और आप देख रहे हैं सर, नाम भले ही सिंकिंग फंड की स्टोरी, देखो स्टोरी सिंकिंग फंड, मैं हमेशा ये सिखाऊंगा स्टूडेंट को कि स्टोरी है वो सिंकिंग फंड है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला रेगुलर का लगा रहे हैं। आप बताइए कि आज से 20 साल बाद कितना रुपए की ज़रूरत थी? 20 साल बाद 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, 2 लाख रुपए की ज़रूरत है 20 साल बाद। एन्यूटी जो रेगुलर है ना, एन्यूटी रेगुलर, ये आपका है, यही तो पूछा है कि भैया कितने रुपया हर साल जमा करें रेगुलर। 1 + i रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देने को तैयार है 10% का, 10/100, क्वार्टरली हाफ ईयरली, ऐसे कुछ बोला नहीं है, पावर 20 -1 डिवाइड बाय 10/100। बस अब ये जो आप एन्यूटी निकालेंगे, ये आप कैलकुलेट करिए। देखो आपको हिसाब समझा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन तो सबको आता है करने, कैलकुलेटर है आपके पास। ये आ रहा है, मैं अगर बुक से आंसर देखूँ तो आ रहा है 3492.11 अप्रॉक्स, मान के चलो कि 3492 अप्रॉक्स। अगर हिसाब लगाएं तो 3492, 3492 रुपया अगर वो बंदा, वो कंपनी हर साल जमा करे, तो मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ एक डेटा। 3492, चलो 0.11 भी ले लूँ, जमा करता है हर साल 20 साल तक, तो इंटू 20 करूँगा तो पता है 69,842 रुपया अप्रॉक्स, लगभग 70,000 रुपये, 70,000 रुपये, लगभग 70,000 रुपये बंदा जमा किया खुद से, और मिला कितना उसको 20 साल बाद? 2 लाख रुपये, मतलब भाई डबल से ज़्यादा मिल गया 20 साल बाद। तो 2 लाख रुपये मिल गया, 70,000 जमा किया, तो बचा हुआ जो 1,30,000 के आसपास का पैसा है वो बैंक इंटरेस्ट दे दिया 20 साल में। ये होता है बेटा सिंकिंग फंड का फंडा, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखो बेटा, एक अगला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए इसमें वर्डिंग्स कैसे हैं, इसको ध्यान समझना। इसमें लिखा है अंशिका टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख, यानी अंशिका नाम की एक लड़की है, 1 लाख रुपए लोन लेती है वो। तो बैंक में अप्लाई किया होगा उसने कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए लोन लिए दीजिए। बैंक ने जो भी फॉर्मेलिटी चेक किया होगा, देखा होगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जब कंप्लीट करवा लिए बैंक ने, तो बोला भाई ये अंशिका लीजिए 1 लाख रुपया लीजिए। तो अंशिका ने बोला लाओ सर 1 लाख रुपये मेरे को दो। अब ये बताओ 1 लाख रुपये अंशिका के पास कब आया? आज आ चुका है। अब बैंक बोला रुको 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 अंशिका, आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा धीरे धीरे। बोले हाँ सर धीरे धीरे रिटर्न करूँगी, अब ये 1 लाख रुपये का कुछ बिजनेस चालू करूँगी, कुछ इनकम होगा, अपना घर खर्चा वगैरह काट कुटा के फिर आखिरी में कुछ पैसा बचेगा वो आपको रिटर्न करूँगी। तो बैंक वाले ने बोला कब तक, कितने साल में करोगे भाई? तो बोले 5 साल में कर दूंगी बोल रही है। देखो क्वेश्चन लिखा है व्हाट अमाउंट विल शी पे इफ़ शी वांट्स टू पे द होल अमाउंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यार इक्वल इंस्टॉलमेंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि एन्युटी है।
यानी 5 साल में बराबर बराबर पैसा कुछ कुछ देते जाऊंगी सर, तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी आपको वापस। अच्छा, अंशिका ने 1 लाख रुपए कोई बराबर 5 भागों में बांट दिया होगा क्या? ऐसा है क्या? 20-20 हज़ार रुपये हर साल दे के 5 साल में 1 लाख रुपए दे दी, हो गया मुक्ति? नहीं, बैंक वाला बोलेगा नहीं नहीं दीदी, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन, कितना इंटरेस्ट? अंशिका ने पूछा तो बोले 8%, 8% का पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। बोले ठीक है। अंशिका ने बोला 8% का इंटरेस्ट भी लगेगा, मैं आपको पे करते जाऊंगी पैसा। तो इफ़ शी वॉन्ट्स टू पे द होल अमाउंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी अंशिका को हर साल कितना देना है निकालना है, 5 साल तक कितना दे जाएगी। देखो एक कॉमन सेंस लगाना बेटा, फ्यूचर वैल्यू था, फ्यूचर वैल्यू जितना पैसा आप जमा कर रहे हो उससे ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू होता है। और जो बेटा प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 लाख रुपया है ना, तो पेमेंट तो डैम श्योर है ना वो 1 लाख से तो ज़्यादा ही करेगी। देखते हैं हर महीने का इंस्टॉलमेंट कितना बनता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, इसमें सर प्रेजेंट वैल्यू कहीं लिखा नहीं है, आपको समझना है। अंशिका को 1 लाख आज मिला है कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद मिलने वाला है? आज मिल चुका है। तो ये 1 लाख रुपया फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है? सर ये 1 लाख रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि आज के तारीख में अंशिका को 1 लाख मिल चुका है। देखो फिर से कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, अगर तुमने अपने मन में बिठा लिया है चुड़ैल, तो लग जाएगी तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल। क्योंकि तुमने मन में जो बिठा लिया है ना कि नहीं समझ में आता मुझे कि कौन प्रेजेंट वैल्यू और कौन फ्यूचर वैल्यू, तो नहीं आएगा फिर, चाहे सौरभ सर सिखाए चाहे दुनिया कोई भी आदमी सिखाए। तुमने मन में ठान लिया कि नहीं बहुत सरल सी बात है, मुझे 1-2 बार ध्यान से पढ़ाई करनी है, मुझे समझ में आ जाएगा, तो आ जाएगा बेटा। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ लाइफ में चीज़ों को। ज़्यादा ऊंचे ऊंचे भाषणबाजी, ज़्यादा ऊंचा ऊंचा फंडा कोई मतलब का नहीं होता है सब। सबसे बड़ी चीज़ है मन, मन का वहम। मन जैसा सोचता है वैसी चीज़ें लगती हैं। आपके मन में एक बार बैठ गया है कि सौरभ सर बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको सौरभ सर कितना भी तुमको तुम्हारे लिए मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, तुम्हारे लिए सौरभ सर बुरा आदमी है, क्योंकि तुमने मन में बिठा लिया है। उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो मंथरा ने बिठा दिया, अभी क्या बिठा दिया किसी के मन में मंथरा ने, है पता है ना, मंथरा ने भड़का दिया था ना। अब वो जो मन में बैठ गया फिर वैसी वैसी लगने लगा उसको, किसको पता है सब कहानी, है ना। तो भैया जिसको लोग भगवान मानते हैं उसको भी वो गलत मान रही है, वो भी गलत है भैया, ठीक है। बस सरल है यार। मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ बीच बीच में ना, पता नहीं क्यों आधा 1 मिनट फिर ये सब बोलना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मतलब सोचो मेरे दिल पे क्या बीतती होगी जब पूरा इतनी मेहनत करके चीज़ों को पढ़ा लो और एट दी एंड ऑफ द पूरा सेशन और पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई बच्चा बोले सर समझ नहीं आता सर प्रेजेंट वैल्यू कौन है, फ्यूचर वैल्यू कौन है। मेरे को भी लगता है और कैसे कौन से और वर्ड्स कैसे और शब्द मैं ले आऊँ आपके लिए, और कितनी बार कोई चीज़ों को पढ़ा दूँ भाई जिससे आपको समझ में आए। अल्टीमेटली पूरा एनालिसिस करने के बाद मेरे को समझ में आता है कि नहीं यार, अभी स्टूडेंट जब इतना निगेटिव है तो क्या ही कर सकता है कोई टीचर है। एनीवे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अपन फॉर्मूला लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। और एन्यूटी रेगुलर है, हाँ भाई एन्यूटी रेगुलर है, ये कैसे पता चला सर? अरे भैया अंशिका ने लोन लिया कितने का बोलो, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का जो पहला इंटरेस्ट बना वो आज ही बन जाएगा कि आज से 1 साल बाद बनेगा? 1 साल बाद बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैंक वाले ने बोला भाई मैडम ये 1 लाख रुपए अंशिका लो आप और मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट दे दो अभी तुरंत। ऐसा थोड़ी होता है। अब ये फॉर्मूला होता है इसका 1 + i⁻n -1। सर ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये फ्यूचर वैल्यू टाइप दिख रहा है अभी तक तो, हाँ बिल्कुल यही चीज़ समझना है आपको। ये फॉर्मूला अभी तक तो फ्यूचर वैल्यू टाइप दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n आई आएगा। अब देखो अब बोलोगे सर यहाँ तक तो पूरा ही का पूरा आपने कॉपी कर दिया सर फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल, बस एक एक्स्ट्रा 1 + i⁻n आ रहा है। बेटा ऐसे फॉर्मूला लिख के देने का मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला आप ध्यान से याद करें तो ढेर फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। तो यहाँ जो प्रेजेंट वैल्यू है ना अंशिका के लिए वो 1 लाख रुपए है। एन्यूटी मतलब बेटा हर साल वो जितना रुपया चुकाएगी वो है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का बेटा, तो 8/100 आएगा।
5 साल की बात है तो पावर 5 आएगा, -1 आएगा, डिवाइडेड बाय अगेन 8/100। आपको समझाने के लिए बाकायदा आई को मैं r/100 लिखने के बाद साथ r की जगह 8 ऐसा लिख रहा हूँ ना पूरा, 1 + 8/100 टू दी पावर 5। ये पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे ना बेटा, इसको आप एन्यूटी कैलकुलेट करोगे, जब एन्यूटी निकालोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो एन्यूटी है, मतलब अंशिका जो हर साल पैसा रिटर्न कर रही है ना, ये कैलकुलेशन से आ रहा है 25,000 25045 25045.63 25045.63 रुपया ये आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 25045.63 आया ना बेटा, अगर ये तो आंसर तो आ गया, लेकिन एनालिसिस करना मेरे को अच्छा लगता है। सोचो अंशिका हर साल कितना रुपया दे रही है बैंक वाले को, 25,045 रुपया समथिंग पैसा, राउंड ऑफ 25,000 भी मानो तो 5 साल में कितना दी अंशिका ने? 5 साल में अंशिका ने दे दिया 1,25,000 रुपया समथिंग, थोड़ा और है। मतलब लोन कितना ली थी वो? 1 लाख, और पूरा 5 साल में पेमेंट कितना करी? 1,25,000 समथिंग। मतलब वो 25,000 समथिंग रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करी ना बेटा, वही एक्स्ट्रा पेमेंट एज अ इंटरेस्ट अंशिका को देना पड़ा बैंक को। तो जब आप पैसे जमा करते हो ना बेटा बैंक में, तो बैंक वाला आपके पैसे का इंटरेस्ट देता है आपको, लेकिन आप बैंक से लोन लिए हो तो बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट लेगा बेटा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा फंडा आपको मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा होगा, सारी बातें बहुत क्लियर होगी। चले और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में ये देखो फिर से एक वर्ड है, क्या लिखा है ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है ₹2,500 इज पेड एवरी ईयर। ये 2,500 रुपया ना हर साल पेमेंट किया जा रहा है, हर साल। ₹2,500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर, एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ अ लोन। मतलब पक्का है किसी बंदे ने कोई लोन लिया हुआ है, उसको रीपे करना है, तो 2,500 रुपया हर साल जमा कर रहे हैं 10 साल तक। एकदम 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 पहले कॉमन सेंस लगाओ, तो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। आपने एक साल 2,500 रुपये जमा किया, तो 10 साल में कितना जमा किया? 25,000 रुपये आपने जमा कर, मतलब किसी लोन को पे ऑफ कर दिया आपने, लोन चुका दिया। आप बताओ 25,000 रुपये तो आप जमा कर रहे हो, तो लोन आप 25,000 का लिए रहे होगे क्या? कि 25,000 से ज़्यादा का लिए थे? सर ये तो हो ही नहीं सकता कि 25,000 रुपये से ज़्यादा का मैं लोन लूँ और चुकाऊँ 25,000। डैम श्योर है कि मैंने 25,000 रुपये चुकाया है, तो 25,000 ही लोन लिया होगा। 25,000 रुपये अगर चुकाए हो तो लोन 25,000 से कम लिए हो आप। फॉर एग्जाम्पल आप लिए होगे 15,000 का लोन, तो 25,000 क्यों चुकाए सर फिर? अच्छा, 15,000 लोन लोगे तो 15,000 ही चुकाते ना सर। तुम्हारा ससुर बैठा है बैंक में, ले जा मेरे दामाद, ले ले पैसा, ले 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 बेटा ले ले बेटा ले, है ना? नहीं भाई, वो बोलेगा कि नहीं भैया इंटरेस्ट लगेगा ना भाई। तो ये पक्का है कि जो लोन अमाउंट है बेटा वो 25,000 से तो कम आएगा। 25,000 25,000 क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया है, ये हमने दिमाग लगाया ना कि 2,500 रुपया एक साल में जमा करेगा तो 10 साल में 25,000 जमा करेगा। और बैंक वाला रेट कितना लगा रहा है इंटरेस्ट का पता है? 14%, 14% का इंटरेस्ट भी ले रहा है बैंक पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। सब अच्छे से लिखा है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लोन, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, और एन्यूटी रेगुलर, क्योंकि अगर मैं आज लोन लूँगा तो इसका जो इंटरेस्ट है आज से एक टर्म के बाद मैं पे करूँगा ना, या हर महीने या हर साल। फॉर्मूला वही है बेटा, 1 + i टू द पावर n -1/i इंटू 1 + i टू द पावर n। तो ये जो लोन है ना बेटा, मेरे को नहीं पता, ये तो निकालना है लोन। मैं प्रेजेंट वैल्यू का नाम बदल के लोन लिख ही देता हूँ, चलो लोन। एन्यूटी 2,500 रुपया की है, हर साल आप पेमेंट कर रहे हो 2,500 रुपया। बैंक इंटरेस्ट भी लगा रहा है 14% का, तो 1 + 14/100 हो जाएगा, 0.14 होता है बेटा। कितने साल की बात हो रही है? 10 साल की बात हो रही है। -1 डिवाइडेड बाय अगेन 14/100 और 1 + 14/100 टू द पावर 10, ये हो जाएगा।
बस अब ये मान के चलो कि जो कैलकुलेशन आप करेंगे ना बेटा, तो इससे लोन अमाउंट आपका निकल जाएगा, लोन निकल जाएगा। और ये जो लोन आएगा, ये आपका लोन आ रहा है, ये आ रहा है आपका 13,000, देखो 13,040 रुपया पॉइंट कुछ पैसा और है, ठीक है। तो 13,000 लगभग मान के चलो 13,000 रुपया लोन लिया था आपने, और आपने 25,000 रुपये लोन पटाया, मतलब 12,000 रुपये एक्स्ट्रा लोन पटाया। 10 साल में 12,000 रुपये लोन आप इंटरेस्ट दे रहे हो आप 10 साल में 12,000 रुपये। 13,000 रुपये प्रिंसिपल है, 12,000 रुपये आप इंटरेस्ट दे रहे हो, टोटल 25,000 रुपये पेमेंट कर रहे हो। ठीक है यार, क्या दिक्कत है? आपके पास अगर 25,000 रुपये होता शुरू में, तो अपना 25,000 रुपये दे करके, अब 13,000 रुपये अगर आपके पास होता तो अपना 13,000 रुपये दे करके आप सामान खरीद सकते थे। बट आप लोन लिए, अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो 13,000 का 26,000 रुपया बन गया आपका, आपने पैसा 25,000 पे किया। देखो ये पैसे का कैलकुलेशन है, बाकी तो ठीक है सब। तो बेटा और देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब क्या होता है बेटा, ये जो एन्युटी है ना, इसी से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो है परपेचुइटी। ठीक है, इस परपेचुइटी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंपेरेटिवली कम आते हैं, बट है तो टॉपिक मैं आपको बता दूं कि परपेचुइटी जो होता है ना बेटा, वो इन शॉर्ट उसकी अगर सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन अगर मैं बनाऊँ तो परपेचुइटी इज़ एक्चुअली इनफाइनाइट एन्युटी। कोई एन्युटी अगर इनफाइनाइट का मतलब उसके लिए कोई फिक्स ईयर नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल हो सकता है, 100 साल 200 साल की बात की जाए। अब व्यक्ति ही धरती पे नहीं है तो फिर उसके लिए इनफाइनाइट ही हो गया ना भाई, उसके जिंदा रहने तक, जिंदा रहने मर गया उसके बाद भी वो एन्युटी अगर चल रहा है तो उसको परपेचुइटी बोलते हैं। कैसे? उसका बेसिक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल रहा है कि भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल ना मैं नाम तो ले दिया उसका बट मुझे नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोलेगा कि भाई मैं अपने देश के कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं बट उनको शायद इतना फंड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस कर पाएँ, तो मैं उनके लिए चैरिटी करूँगा। हर साल मैं 10 लाख रुपया ऐसे बच्चों के पीछे अपने तरफ से खर्च करूँगा, किसी क्रिकेट एकेडमी को दूंगा जो ऐसे बच्चों के पीछे 10 लाख रुपए खर्च करे। अच्छी बात है भाई, 10 लाख रुपए दे रहा है महेंद्र सिंह, पर महेंद्र सिंह धोनी ने ये भी बोला कि भाई मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो दूंगा ही, मेरे मरने के बाद भी दूंगा। लोग हंसे, बोले यार क्या बात कर रहा है भाई, मरने के बाद कैसे देगा? तो महेंद्र सिंह बोले कि भैया देखो कुछ नहीं है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा कर दिया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सब कुछ, मैं 10 करोड़ रुपये बैंक में जमा कर दिया हूँ, मैं लिख के जाऊँगा बैंक में कि ये पैसा मेरे मरने के बाद भी कोई नहीं निकाल सकता, मेरे बच्चे भी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं, जब तक ये बैंक है, जब तक ये धरती है, जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ट्रम्प साला खैर छोड़ो, तो जब तक संभव है तब तक के ये 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा रहेगा, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10 लाख आएगा, वो चैरिटी के तौर पे देती। तो बताओ, अब वो महेंद्र सिंह धोनी जी है तो भी, नहीं है तो भी, वो 10 लाख तो आता जाएगा ना साल का। ये होता है इन्फाइनाइट एन्युटी, हर साल फिक्स है ना, पैसा फिक्स है ना, टाइम। कई बार उल्टा भी होता है, आप ऐसा आप भी कर सकते हैं कि भाई 10 करोड़ रुपया मैं जमा कर दिया बैंक में, अब हर महीना 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, और वो हर महीना 1 लाख रुपये इंटरेस्ट मैं अपने रिटायरमेंट के बाद आराम से बैठ के 1 लाख रुपया महीने का इंटरेस्ट से अपना 2 टाइम का खाना पीना छोटा मोटा खर्चा चलाऊंगा अपना। भाई महंगाई बढ़ती आएगी ना, अभी एक सामान्य से घर में 50-60 हज़ार रुपये महीने का अगर खर्चा लग जा रहा है इन जनरल नॉमिनल, तो उस समय 1 लाख रुपये लगेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। तो मैं बोलूँगा भैया मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बैंक वाला मेरे को पैसा देना, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को देना। बोले बैंक वाला बोलेगा सर बच्चे अगर ये बोलेंगे 10 करोड़ रुपए जमा है वो दे दो, तो बोले नहीं वो नहीं देना, वो दोगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा ना। वो बैंक वाला बोल देना भाई तुम बच्चों को भी ये 10 करोड़ निकलवाओगे निकलवा लो, पर अगर ये निकला तो तुम्हारा महीने का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जो मैं दे रहा हूँ नहीं दूंगा।
और अगर तुम नहीं निकलवाते हो तो महीने का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तुम्हारे उसके बाद आगे वाली जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन मिलते ही जाएगा। भाई मेरे क्या है, बैंक वाला बोलेगा मेरे क्या है, तुम्हारा पैसा जमा है, उसका इंटरेस्ट ही तो तुमको दे रहा हूँ। कुछ नहीं बेटा, यही है परपेचुटी। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इनफाइनाइट ऐसा लिखते हैं बेटा। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज कितना रुपया बैंक में जमा करें कि उसका हर महीना या हर साल इतना रुपया मिलता जाए। और इसमें बेटा आर अपॉन आई है, इसमें बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा, आर क्या है आई क्या है। तो जो आर है ना बेटा, ये है रिकरिंग, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बेटा। रिकरिंग का मतलब यही है एन्यूटी बेटा, जो कुछ फिक्स वैल्यू या तो हर साल आपको मिलेगा या हर साल आप देंगे, वो एन्यूटी यही है, रिकरिंग बोलते हैं आर से। आई जो है वही है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। सर ये नोटेशन थोड़ा ध्यान रखना है कि ये आईसीआई के बुक ने आर लिखा है तो मेरे को आर लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज पूरा एन्यूटी वर्ड या रिकरिंग वर्ड लिखते तो बेटर रहता। इसमें एक केस और है कि आज 50,000 रुपये महीना में मान लो किसी एक सामान्य घर का एक ठीक ठाक स्टेटस मेंटेन हो जाता है, खर्चा वर्चा पूरा पर डे 2,000 रुपये में काम चल जाता है ना। पेट्रोली खर्चा से लेकर मोबाइल खर्चा से, बहुत खर्चे हैं यार, बिजली बिल से लेकर के। तो क्या आज से 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल बाद भी 50,000 रुपये महीना में स्टेटस ये वाला मेंटेन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो कोई बंदा दिमाग लगाए कि यार मैं अगर इतना रुपये जमा करके गया तो आज मेरे को तो 50,000 रुपये महीना मिल जाएगा इंटरेस्ट, 50,000 से मेरा काम चलेगा, पर मेरे बच्चों को जो अभी पैसा मिलेगा तो 50,000 रुपये शायद उनको कम लगेगा, उनके बच्चों को 50,000 मिलेगा तो बहुत ही डेफिनेटली कम लगेगा। तो मैं कुछ ऐसा प्रायोजन करके जाऊँ, ऐसा कुछ स्कीम बना के जाऊँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ 50,000 रुपये मिले, आगे मेरे जनरेशन के, मेरे बाद की जनरेशन को शायद थोड़ा बढ़ के मिले, उसके आगे जनरेशन को थोड़ा और बढ़ के मिले। तो जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है अगर उसकी थोड़ी भरपाई होते जाए तो आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होगा। सो ग्रोइंग परपेचुटी बोलते हैं बेटा, सो बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी ग्रो कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आर अपॉन आई माइनस जी, जी मतलब ये किस रेट से परपेचुटी को ग्रो करना है वो है। तो आई जो है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर ये रिकरिंग, ये तो ध्यान रखना बेटा, ये रिकरिंग है, एन्यूटी है, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये बात भी समझ में आ जाएगी आप सबको। तो देखो इसमें बेटा एक क्वेश्चन है आपके आईसीआई के बुक का, देखो ये क्वेश्चन इसके बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है बेटा, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पीवाईक्यू भी करा देता हूँ, एक ये वाला भी करा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर। रमेश एक बंदा बहुत साल काम किया, थोड़ा अब रिटायर होना चाह रहा है, रिटायरमेंट किए जा रही है उसकी। तो यहाँ लिखा है रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3,000 अ मंथ। 3,000 रुपया महीना चाहता है कि मेरे को मिल जाए तो मैं बड़े आराम से अपना रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा आराम से बिता लूँगा। हो सकता है पुराने ज़माने की बात होगी, 3,000 रुपये महीना में इनफ है उसके लिए, हो सकता है 3,000 रुपये महीना बहुत है। तो बोला ही वॉन्ट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट, ये पैसा जो 3,000 रुपये महीना उसको मिल रहा है ना, 3,000 रुपये साल का नहीं, 3,000 रुपये महीना, चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके आने वाली जनरेशन को भी मिले। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8%, मतलब सीधी सी बात है, जो पैसा बैंक में जमा करेगा उस पर 8% का इंटरेस्ट देगी बैंक। तो हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड, मतलब कितना रुपया अलग से जमा कर दे बैंक में टू अचीव दिस परपेचुटी गोल। इस ये जो परपेचुटी जो उसने सोच के रखा है वो उसके लिए बिल्कुल मतलब बन जाए वहाँ पे 3,000 रुपये महीने का इंटरेस्ट। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इनफाइनाइट की अपन बात की, ग्रोइंग नहीं है सर यहाँ पर क्वेश्चन में, कहीं भी ये नहीं बोला ग्रोइंग है। रिकरिंग कितना चाहिए उसको? 3,000 रुपये हर महीना चाहिए ना, याद रखना है पर मंथ है बेटा। अब नीचे जो फॉर्मूला होता है आई होता है, दैट इज R/100 होता है। तो R/100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देने को तैयार है बैंक? 8%। लेकिन 8% साल का देगा बेटा, हर महीने के हिसाब से डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा अपॉन 100, क्योंकि ये 3,000 रुपये तो पर मंथ है ना भाई, ये 3,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको समझ में आया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इनफाइनाइट, ये आपको मिला। कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो आपको हिसाब समझ में आएगा 449,775, यानी लगभग अप्रॉक्स बोला जाए तो 4,50,000 रुपया अगर बैंक में जमा कर दे वो
4,50,000 रुपया अगर बैंक में जमा कर दे रमेश सुरेश जो भी है, अगर ये रमेश 4,50,000 रुपये बैंक में जमा कर दे तो हर महीना 3,000 मतलब साल का लगभग 36,000 रुपया उसको मिलेगा और बड़े आराम से अपना वो रिटायरमेंट लाइफ जी लेगा। उसके बाद बड़े सुकून से इस धरती से जाएगा श्री चरणों में, क्योंकि ईमानदारी का जीवन भर काम किया वो, और उनके बच्चों को खुशी खुशी बोलेगा 3,000 रुपये बेटा तुमको मिलेगा हर महीने का, अभी पुराना ज़माना है, 3,000 रुपये में आराम से चल जाएगा, फालतू खर्चा मत करना। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं देखूँ ज़रा क्या लिखा है इसमें। लिखा है एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम। यार ये डिस्काउंट रेट को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। यही आपका डिस्काउंट रेट मतलब जो इंटरेस्ट बैंक देगा। ये जानबूझ के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पास्ट ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि ये वर्ड को मुझे आपको बड़े ध्यान से समझाना है कि डिस्काउंट रेट मतलब ये मीनिंग है। लिखा है हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹200 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर एवर। फॉर एवर मतलब ये 200 रुपया जो है ना बेटा रिकरिंग, ये एक साल नहीं चाहिए, ये 200 रुपया हर साल चाहिए, हर साल। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इनफाइंड है, अभी लिखा है ग्रोइंग एट 5% एनुअली, मतलब ग्रोइंग वर्ड आया ना बेटा, तो एन्युटी की जगह तो रिकरिंग की जगह 200 आएगा। अब यहाँ आई माइनस जी था ना बेटा, तो आई जो है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो है 7/100 माइनस ग्रोइंग किस रेट से है 5, तो 5/100, इस रेट से ग्रो भी करेगा पैसा। बस ये कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इनफाइनाइट, यानी आपको समझ में आएगा कितना रुपया बैंक में जमा करें। तो बैंक में जमा करेंगे 10,000 रुपया। 10,000 रुपये अगर बैंक में जमा करते हैं तो भैया ये जो कंडीशन लिखा है डिस्काउंट रेट 7%, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 200 हर साल मिलता जाएगा और वो पैसा ग्रो भी करता जाएगा आने वाले समय में। क्या चीज़ ग्रो करेगा? ये रिकरिंग बढ़ता जाएगा, आने वाले बच्चों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। शुरू में आज 10,000 जमा करना है तो आज 2,000 से चालू 200 रुपये से चालू होगा। ये स्टार्टिंग मतलब जो वैल्यू है वो दिया है बेटा। इसके बाद जो एक सिंपल सा फंडा है आपके बुक में, इसके क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आए हैं, रेयरली कभी एक आध बार पूछा गया है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस द टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और जितना पैसा आ रहा है उसका जो डिफरेंस है नेट प्रेजेंट वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है बेटा। जैसे लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये लाइन तो एज इट इज़ लिखा है, पर जो अभी मैंने एक लाइन पढ़ा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसी चीज़ को टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आप कहीं कोई बिजनेस में पैसा लगाओगे बेटा, तो पैसा आप दोगे ना, पहले इन्वेस्ट करोगे तो पैसा खर्चा करोगे, आपके पॉकेट से पहले पैसा निकलेगा, तो वो आउटफ्लो है। और इनफ्लो मतलब जो पैसा आएगा बेटा वो है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक फंडा बहुत छोटा सा है बेटा, याद रखना सब। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर बेटा ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, तो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर लेस देन 0 है या निगेटिव तो प्रपोजल रिजेक्ट करना है। सिंपल सी बात है बेटा। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव, इसका मतलब इनकमिंग इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है ना बेटा, तो आप उसी बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे ना बेटा, जिसमें आपको बोला जाए कि भैया 50,000 तू इन्वेस्ट कर, हर महीने 60-70 हज़ार रुपये कमाएगा, 20,000 बचेगा, तब तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके वो बिज़नेस चालू करोगे ना। आपको बोले कि भाई तू 50,000 इन्वेस्ट कर, 40,000 रुपये आएगा हर महीना, तो कौन ऐसा बिजनेस करेगा? तो ये क्या बेटा, भारी भरकम शब्द ऐसे ना किताबों में बनाए जाते हैं बेटा। रियल लाइफ विनिंग बड़ी आसान होती है। आपने देखा होगा, इनफैक्ट हो सकता है आपके भी घर परिवार में बेटा ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि कोई बंदा है 20 साल से 30 साल से, कोई अंकल आपके, कोई ताऊ जी, कोई चाचा जी, कोई मामा जी, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं बेटा, और अच्छा खासा उनका टर्नओवर है और बिज़नेस है, प्रॉफिट है।
लेकिन एज सच वो कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं रखे हुए हैं, बहुत बड़ा कोई उनके पास ये नहीं है कि कोई CA करके, जैसे मतलब सब पढ़ा रहा हूँ ये सब बोलेंगे, उनके पास बैठोगे तो बोलेंगे अरे बेटा ये सब तुम्हारे टर्मिनोलॉजी तुम रखो, मेरे को पता है बिजनेस कैसे करना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें किताबों में पढ़ाई के रूप में बना दी गई हैं, जो अनुभव से भी इंसान सीखता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो शायद और बेटर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब एक और लिखा बेटा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेटा? तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन है आप लोग समझते हो, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ते हो बेटा। आपको डायरेक्ट कुछ ये जो टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं रिवीजन के तौर पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इसको बहुत एग्जाम्पल लेके समझाया तो 15-15, 20-20 मिनट लग जाएंगे। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ केसेस, आप इसको याद रखिए, क्या पता एग्जाम में बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया जाए। इन जनरल मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूँ, सबसे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, मैंने बोला डिप्रिशिएशन आता है, जो फॉर्मूला था ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी में प्लस को माइनस कर दो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आता है। फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन भरा पड़ा है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, बट फ्यूचर वैल्यू का बहुत भरा पड़ा है बेटा। आपको परपेचुइटी बता दिया मैंने, CAGR बता दिया बेटा। मतलब लगभग ना मोटा मोटा बेटा इस चैप्टर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और महत्वपूर्ण बातें सब मैंने बता दिया है आपको। बस आप इसका पूरा फॉर्मूला रट डालिए। और बेटा जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनको तो पता ही है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं इस चैप्टर में। ICI का पूरा स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन बेटा 200 क्वेश्चन लगभग बना डाले। तो बहुत मेहनत की है बेटा। आपको ना मैंने कहा ना, मैंने बोला जो मन में बैठ गया वही होता है बेटा। आपने अगर एक बार सोच लिया है कि ये चैप्टर में से बनेगा ना बेटा, तो डैम श्योर ये चैप्टर बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। आपको बस प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है बेटा। बस कुछ दिन ही बचा है अब एग्ज़ाम में। मैं 1-2 क्वेश्चन बेटा कराने की और इच्छा है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। तो ये बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और 1-2 क्वेश्चन है, जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा तो आप लोग एक काम ये करिएगा कि थोड़ा वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। बन पाए तो ठीक, नहीं बन पाए तो ऑब्वियसली मैं तो समझा ही दे रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन है, कुछ एक आध अच्छा क्वेश्चन ढूंढ लूँ मैं आपके लिए। देखो एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है इन सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज ₹2000। तो अगर प्रिंसिपल 2000 रुपया है एंड दी रेट एंड टाइम आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। भाई ये बड़ा गजब का एक चीज़ बना दिया है क्वेश्चन देने वाले ने, मुझे अच्छा लग रहा है इनके जो वर्डिंग्स है कि बोल रहा है रेट और टाइम जो है ना वो ऐसे नहीं बताऊंगा, बोल रहा है आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और इसके जो 2 आंसर आएंगे उसमें से कोई भी एक आंसर को रेट ले लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कोई भी एक आंसर को टाइम ले लेना, बोल रहा है। हाँ, आपको ये बता दिया है, बोल रहा है कि 2000 रुपये प्रिंसिपल है। तो भाई देखो यार, ये बड़ा मतलब बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे क्वेश्चन बनाए। तो मतलब क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले का भी लगता है कि चलो दिमाग लगाया, बंदे ने पेपर सेट करने में कुछ मेहनत किया है। आपको TVM के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टेस्ट करा लिया। अब आप बोलेंगे सर यार ये तो लेकिन टाइम की तो बात है सर, 1 मिनट में सब इतना सारा मगजमारी कहाँ कर पाएंगे। भाई मान लिया, बट मुझे लगता है 1 मिनट में हो जाता है। ये उतना भी बेकार क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया है टाइम के सेंस में। सबसे पहली बात तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो बच्चे लोग। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करो, चाहे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, आपको सॉल्व करने तो आना चाहिए। और मेरे तरफ तो देखो ही मत आप लोग कि सर आप सॉल्व करके देंगे। बेटा इसमें x को सॉल्व करने से एक आंसर 6 आएगा और एक आंसर 5 आएगा। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा किसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना और किसको टाइम लेना है। मैंने बोला ना बेटा, किसी को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, किसी को भी टाइम ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन में बेटा R/T होता है, पता ही है। तो R और T 6x5 करो या 5x6 करो। अब फॉर्मूला है ना आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P/R/100 इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा बेटा, P प्रिंसिपल है, आपको क्वेश्चन में लिखा है 2000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ले लो, डिवाइड बाय 100 ले लो, टाइम 5 ले लो, या फिर आप बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में
5 को लूँगा सर तो 5/100 इंटू 6 करो, तो भाई 5/100 इंटू 6 करो या 6/5 इंटू 100 करो। सिंपल इंटरेस्ट तो ही आना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करना आ जाएगा 600 रुपया। ठीक है, तो ये है बेटा 1 मिनट में बनने लायक, ऐसा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि अ पर्सन लैंड्स ₹6,000 फॉर 4 ईयर, यानी 6,000 रुपया कहीं उसने किसी को उधार दिया, टाइम जो है वो 4 साल है। एंड ₹8,000 8,000 रुपया उसने और किसी को उधार दिया है एट टाइम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, मेंशन है क्वेश्चन में बाकायदा। अब ये हो रहा है ही गेट्स ₹2400 एज टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिला ना दोनों पार्ट का मिला के, टोटल इंटरेस्ट मिला है उसको 2,400, टोटल इंटरेस्ट 2,400 मिला है। अब अगर टोटल इंटरेस्ट 2,400 रुपये मिला है एज द टोटल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ऑप्शन तो दिया जाएगा, जैसे ABCD ऑप्शंस है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको। तो इसमें पहला वाला है जैसे 5% का है, दूसरा 4% का है, तीसरा 6% 7% का है, और चौथा जो है 6% का है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, पहले वाले का आप फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर केस 1, बोलो P इंटू R/100 इंटू टाइम। तो पहले वाले केस का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा P, प्रिंसिपल है 6,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, डिवाइड बाय 100, टाइम है पहले वाले का 4 साल। तो बड़े आसानी से आप ये समझ सकते हो कि ये वाला कैलकुलेशन जो आएगा ना सिंपल इंटरेस्ट फॉर केस 1, ये आ जाएगा आपका 240 R आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और बेटा सेम अगर सेकेंड केस के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फंडा लगाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इन केस 2 हो जाएगा P इंटू R/100 इंटू टाइम। और इस बार जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा केस 2 में, प्रिंसिपल बदल गया बेटा, इस बार 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको पता करना है, डिवाइडेड बाय 100 है, और टाइम जो है बेटा इसमें 3 साल है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो आपको समझ में आएगा ये 240 R आ रहा है, दोनों 240 R आ रहा है। ठीक है, दोनों 240 R है। तो ये बोल रहा है कि पहले केस में जो सिंपल इंटरेस्ट था और दूसरे केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, टोटल मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट वो बंदे ने, टोटल मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट उस बंदे ने जो गेन किया है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट इन केस 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन केस 2 इज इक्वल टू 2400 है। बहुत आसान है कैलकुलेशन। तो सिंपल इंटरेस्ट इन केस 1 है 240 R और ये भी है 240 R इज इक्वल टू 240 कॉमन निकलेगा, कट जाएगा बेटा, ये 2 R आ जाएगा और यहाँ पर 10 बचेगा, R इक्वल टू 5% आ रहा है, तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट हो गया। तो बच्चे चलो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, मैं आप सबको एक लास्ट सलाह दे रहा हूँ, अगर आप एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं बेटा, अगर आप रैंडमली पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी एक वीडियो मेरा देख रहे हैं टीवी में, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वेराइटीज़ तो एकदम इफ़रात है बेटा, एकदम ज़्यादा है, हद ज़्यादा है बेटा। मतलब मान के चलो कि आप जितना भी क्वेश्चन बनाओगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो बच्चे लोग, मैं इस चैप्टर में ओवरऑल लगभग ऑलमोस्ट 90% 95% बातें सारी कवर कर दिया। बहुत कुछ एक छोटी छोटी और बातें हैं, बट मैं उसको रिवीजन क्लास में नहीं डालना चाह रहा हूँ। क्या होता है बेटा, आप हो सकता है बोले सर आपने फलाना टॉपिक रिवीजन में कवर नहीं किया और ढिकाना टॉपिक कवर नहीं किया। क्या होता है, कुछ टॉपिक थोड़ा तसल्ली से रेगुलर क्लास में पढ़ लो, उसके बाद ही रिवीजन क्लास में समझ में आएगा, ऐसा टाइप का है ना। मैं उसको थोड़ा सा एस्केप करके चलता हूँ। उसको अगर मैं डायरेक्ट रिवीजन क्लास में थोड़ा सा टाइम दे दूँ ना, तो दिक्कत क्या होगा पता है, कि वो समझ नहीं आएगा, तो फिर और उल्टा, अरे सर वो टॉपिक ख़राब है, वो समझ नहीं आया सर रिवीजन में। तो आप अगर मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की हैं
तो वो मान के चलो कुछ रीज़न है तभी कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया के हर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एक्सेल के स्टूडेंट हो या ना हो सकता है बहुत लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग और भी इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़े होंगे, हो सकता है उनका ये वीक होगा। तो ओवरऑल ना बेटा सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, हर चैप्टर का बनाया हूँ मैं, जो एक बेसिक नॉलेज सबको दे ले। तो बेटा आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए और मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक या नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।